अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 1 जो कि है साइंस ऑफ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फर्स्ट 25 पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम उससे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो पहला एमसीक्यूज है वो है बुक रिटन बाय बू अली सीना। बू अली सीना ने कौन सी बुक लिखी है? अल नबातात, अल वहूश, अल कानून फी अल तिब या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से बू अली सीना ने कौन सी बुक लिखी है? बू अली सीना ने अल कानून फी अल तिब वाली बुक लिखी है। ठीक है, बू अली सीना ने ये वाली बुक लिखी है। सेकंड है बाय व्हाट नेम बू अली सीना इज फेमस इन यूरोप। यूरोप में बू अली सीना किस नाम से मशहूर है? क्या वो बोटेनिस्ट के नाम से मशहूर है, पोइट, एविसीना या फिलोसोफर के नाम से? तो यूरोप में बू अली सीना एविसीना के नाम से मशहूर है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। सेकंड है द नेम ऑफ राइटर ऑफ अल कानून फी अल तिब। अभी हम पढ़ के आए हैं अल कानून फी अल तिब का राइटर कौन है? बू अली सीना है। बू अली सीना इज द राइटर ऑफ अल कानून फी अल तिब। ठीक है, डेट ऑफ डेथ ऑफ बू अली सीना। बू अली सीना की डेथ, उसका वफात कब हुई है? 815 AD, 828 AD, 740 AD या 1037 AD। तो कब हुई है इसकी वफात? इसकी वफात हुई है 1037 AD और इसकी पैदाइश कब हुई थी? 721 AD। ये भी MCQs पूछा जाता है। ठीक है, द फेमस बुक अल आबिल इज रिटन बाय। जो फेमस बुक अल आबिल है उसका राइटर कौन है? जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक असामी है, डार्विन है या बू अली सीना है? तो इस बुक का राइटर है हमारे पास अब्दुल मालिक असामी। ठीक है, इस बुक का राइटर कौन है? अब्दुल मालिक असामी। 31st MCQs है द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन। फाउंडर ऑफ मेडिसिन कौन है? जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक असामी है, बू अली सीना है या अल बैरूनी है? तो कौन है इसमें से फाउंडर? फाउंडर का टाइटल गया है बू अली सीना के पास। बू अली सीना क्या है? फाउंडर है मेडिसिन का। अच्छा, बर्थ प्लेस ऑफ जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुआ है? ईरान में, इराक में, नेपाल में या सीरिया में? तो जाबिर बिन हयान पैदा हुआ है इराक में। ठीक है, जाबिर बिन हयान पैदा हुआ है इराक में। 33rd MCQs है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेट अकर इन द नेचर। नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं मौजूद? कितने हैं? 90 हैं, 92 हैं, 80 हैं या 88 हैं? तो नेचर में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 92 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स डेट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो टोटल 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार इंसानों के या जानदारों के जिस्म को बनाने में हिस्सा ले रहे हैं? क्या वो 15 है, 18 है, 16 है या 17 है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16। 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी मास या बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वो लिविंग मैटर होता है एक सेल का। ठीक है, लिविंग मैटर ऑफ सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें पानी की, वाटर की, पानी की कितनी परसेंटेज होती है? 50 to 60%, 60 to 70%, 70 to 80% या 80 to 90%? तो वाटर की कितनी परसेंटेज होती है? 60 to 70%। ठीक है, ये कुछ बुक्स में ये वेरी कर रही होती है लेकिन होती इस रेंज में ही है। ठीक है, द एलिमेंट मोस्टली प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल से मुराद है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन
या हाइड्रोजन। तो कौन सा इनमें से ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? 31%, 65%, 77% या 43%। तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 65%। एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की कितनी कंपोजिशन है? 65% है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटोप्लाज्म को इसे कहते हैं लिविंग मैटर को, उसमें हाइड्रोजन की कितनी कंपोजिशन है? 10%, 20%, 30% या 40%। तो कितनी कंपोजिशन है? 10% होता है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रोजन कितना होता है? 10%। ऑक्सीजन कितना होता है? 65%। चले आगे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंक्लूडेड इन डैश लेवल। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस लेवल पे हैं? एटॉमिक लेवल पे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, ऑर्गेनल लेवल पे हैं या सब एटॉमिक लेवल पे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक लेवल्स पे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिलके आपस में न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस एटम का हिस्सा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस लेवल पे हुए? सब एटॉमिक लेवल पे। पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े इन साइज के होंगे और बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। ग्लूकोज, वाटर, हाइड्रोजन या स्टार्च। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। हाइड्रोजन का होता है H2 और वाटर का होता है H2O। और स्टार्च होता है जब ये बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं चेन में या किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो फिर हमारे पास स्टार्च बनता है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है? स्टार्च का है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बनता है, इसलिए ये इसका स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है, लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का ऑपोजिट क्या होगा? इसका रिवर्स है माइक्रो। मैक्रो है लार्ज साइज का और कॉम्प्लेक्स, और माइक्रो है सिंपल। सिंपल है ये, कॉम्प्लेक्स नहीं है और स्मॉल इन साइज है। ठीक है, तब इसकी एग्जांपल क्या है? स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है या ग्लूकोज है। जैसे स्टार्च मिलके बनता है ना ग्लूकोज से, ऐसे प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड से, और लिपिड्स मिलके बनते हैं फैटी एसिड से। ठीक है, तो ये सारे ये तीनों जो हैं ये मोनोमर से मिलके बने हुए हैं। ये चेन्स की फॉर्म में होते हैं, इनकी बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ग्लूकोज ऐसा है जो एक मोनोमर है, एक स्मॉल यूनिट है जिससे मिलके स्टार्च बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, इसलिए ग्लूकोज क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी ग्रुप्स बायोमोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड। बायोमोलिक्यूल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? अभी हमने पढ़ा है मैक्रो और माइक्रो, तो ये दो ग्रुप्स हो गए। तो बायोमोलिक्यूल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म्स। कौन से ऐसे हैं, किस फॉर्म में होते हैं? सेल, ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गेनल। ठीक है, किस लेवल पे जाके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक पार्टिकुलर वे और फॉर्म में असेंबल होते हैं, तो वो लेवल है हमारे पास ऑर्गेनल लेवल। ठीक है, ऑर्गेनल लेवल पे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बहुत एक पार्टिकुलर और स्पेसिफिक वे में फॉर्म करते हैं। 44th MCQs है हमारे पास, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट विजिबल इन प्लांट्स। पौधों में ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लेवल नहीं देखा जाता? इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन या टिश्यू। इनमें से कौन सा ऐसा लेवल है जो कि पौधों में नहीं देखा जाता? तो वो है
ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। जैसे हम इंसानों के पास, जानवरों के पास हार्ट है, लंग्स हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, ये सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं। और पौधों के पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, उनके पास कोई हार्ट नहीं है, कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। और ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये पाया जाता है प्लांट्स में। और इसका दूसरा एक और नाम है जिससे आप ज़्यादा वाकिफ होंगे, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो